इंडियन ज्योग्राफी आपका मेंस में नहीं था, है ना, खाली किस में था, प्री में। तो उस समय लगभग लगभग 7 प्रश्न 8 प्रश्न कभी कभी तो 10 से ऊपर भी एक बार पूछ चुका है। लेकिन 18 से जब वो मेंस में जुड़ा तो वहां लगभग लगभग देखो औसतन एवरेज मान लो 5 से 6 प्रश्न मान के चलो आएगा। मेंस में पेपर नंबर 5 पार्ट 2 उसमें 50 नंबर का वेटेज है किसका, इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक, तो प्री को पहले देख रहे हैं तो औसतन मान लो 5 प्रश्न आना है, तो 5 या 6 प्रश्न आया तो पूरा बने ऐसा नहीं है, लेकिन अगर 6 प्रश्न आता है तो कोशिश करेंगे कि 5 आपसे बन जाए, उस प्रकार का तैयारी आपका होना चाहिए। ठीक, तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे उससे पहले देखते हैं कि पढ़ना क्या है ना। लड़ाई लड़ने जाते हैं, ठीक, कहाँ गए हो, अरे पुराना मूवी वगैरह देखे होगी, युद्ध करने जाते तो पहले रणनीति तैयार करते ना, मैदान के बारे में जानते हैं, ठीक, अपने शत्रु विरोधी पक्ष उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते। तो जब पढ़ाई करो सबसे पहले जान लो कि आपको पढ़ना क्या है, तो सिलेबस का एक समझ होना जरूरी है। सिलेबस को रटना नहीं, जानना है कि पढ़ना क्या है। ओके, देखो पहला जो टॉपिक होगा वो है आपका भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन, कि भारत पृथ्वी पे कहां पर है, उसका विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन, लैटिट्यूडनल एक्सपांशन, लोकेशन नॉर्थ टू ईस्ट, है ना, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, उसका लेंथ कितना है, एरिया, पॉपुलेशन, ये सब जनरल इंट्रोडक्शन में आता है। ठीक, वो देखेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन। ओके, ठीक, फिजिकल डिवीजन, तो 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, इसी में आपको पढ़ना है किसको, पहाड़, पर्वत, नदियां, मैदान, घाटी, ये सारा कुछ पढ़ना है और सबसे ज्यादा मेन यही है। ठीक, प्राकृतिक विभाजन को जब आप लोग पढ़ोगे तो जैसा उसका स्ट्रक्चर होगा जिस भी जगह का, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्रेनेज सिस्टम। क्या देखने को मिलेगा, ड्रेनेज सिस्टम। तो पढ़ेंगे हम लोग अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हम लोग नदियों का अध्ययन करेंगे, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदियां, गोदावरी, कृष्णा, ये सब। ठीक, अब जो नदियां हैं जो अपवाह तंत्र है, ठीक, उसी नदियों पे हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट, बांध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बांध। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका बहुउद्देशीय परियोजना, रिवर प्रोजेक्ट्स। क्या पढ़ेंगे, रिवर प्रोजेक्ट्स। तो उन बांध के माध्यम से कहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नहर निकाल के खेतों पे सिंचाई कर रहे हैं। ठीक, या तो वहीं पर क्या कर रहे हैं, बांध में हम लोग क्या कर रहे हैं, टरबाइन लगा रहे हैं, वहां से क्या कर रहे हैं, विद्युत पैदा कर रहे हैं। तो ऊर्जा वाला पार्ट भी देखेंगे। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई परियोजना, इरिगेशन सिस्टम। क्या देखेंगे, इरिगेशन सिस्टम। ठीक, अब ये सिंचाई कहां पे होगा जी, खेतों पे। कहां पे होगा, खेतों पे। पानी कहां सिंचोगे, खेतों पे। तो देखेंगे भारत में कृषि, एग्रीकल्चर। क्या देखेंगे, कृषि, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। ठीक, चूंकि भारत क्या है, एक प्रकार का कृषि प्रधान देश है। ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको पढ़ना है आपको। अब खेतों में क्या उगाते हैं, अनाज, है ना, फसल। तो फसल भी इसी में पढ़ेंगे, किसमें, भारत के कृषि में। ठीक, अब अनाज हम लोग कहां पे उगाते हैं जी, खेतों में। खेत में क्या होगी, मिट्टी होगी। तो पढ़ेंगे भारत में पाए जाने वाली मिट्टियां। क्या पढ़ेंगे, भारत में पाए जाने वाली मिट्टियां, सॉइल सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, अब मिट्टी, मिट्टी में आपको क्या देखने को मिलेगा, वनस्पतियां। ठीक है ना, पेड़ पौधे कहां विकसित होते हैं जी, मिट्टी में। कहां पे, मिट्टी में। तो उसी के बाद हम लोग देखेंगे भारत में पाए जाने वाली वनस्पतियां। ठीक, तो वेजिटेशन वगैरह सारा कुछ, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज, अभ्यारण्य, ये सारा कुछ इसी में पढ़ेंगे। ठीक, अब वनों के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, सूर्य का ताप और आपका वर्षा का जल। ठीक, तो वर्षा कैसे होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो जलवायु पे। किस पे, जलवायु पे। तो पढ़ेंगे भारत की जलवायु,
क्या पढ़ेंगे? भारत की जलवायु, जलवायु को देखेंगे। ठीक, ओके। अब मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है? तो पता है आप लोगों को कि जो चट्टानें होती हैं, रॉक सिस्टम, उनका जब क्या हो जाता है विखंडन, वो टूट फूट के क्या बन जाती है? पाउडर में। ठीक, तो वो आपका कहलाएगा मिट्टी। तो मिट्टी का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से। तो पढ़ेंगे भारत में आपका भूगर्भिक संरचना, जिसके अंतर्गत भारत में पाए जाने वाले चट्टानों का अध्ययन हम लोग करेंगे। ओके, ठीक। चट्टानों में ही क्या पाया जाता है जी? खनिज। क्या मिलेगा? खनिज। तो पढ़ेंगे भारत में पाए जाने वाले खनिज। ठीक, ओके। अब खनिज जमीन से निकाले तो उसको घर में रखेंगे क्या? एक कदम हो जाए क्या? खनिजों का प्रयोग कहां करते हैं? उद्योगों में। कहां पे? उद्योगों में। अब खनिज निकाल लोगे तो उसका कोई मतलब भी तो होना चाहिए। चट्टान से आप क्या किए? धारवाड़ से आपका क्या निकाले? आयरन ओर निकाले, तो उसको गला के लोहा निकाल के क्या करोगे? है ना, स्टील तैयार करोगे ना, तो उसके लिए जगह चाहिए, तो उसी क्या बोलते हैं हम लोग? इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री, उद्योग। तो पढ़ेंगे आपका क्या? भारत में उद्योग, इंडस्ट्री। ओके, ठीक। अब उद्योग में काम करने के लिए मशीन चाहिए, अब मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपका इंसान चाहिए, है ना। अब उद्योगों में आपका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है ना। ठीक, जैसे आपको क्या बनाना है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल आपको बॉक्साइट। क्या चाहिए? बॉक्साइट। ठीक, तो बॉक्साइट ये रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल। ठीक, तो रॉ मटेरियल को उद्योग तक पहुंचाने के लिए बिजली चाहिए, मशीन को चलाने के लिए, है ना। क्या चाहिए? बिजली। ठीक, वो आपका जो रॉ मटेरियल उसको धोने के लिए पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी। तो ये सब है आपकी मूलभूत आवश्यकताएं किसकी? इंडस्ट्री की, है ना। तो उद्योगों की मूलभूत आवश्यकताएं आपका कच्चा माल, है ना, आपका पानी, बिजली की आपूर्ति करवाना, ये सब। ठीक, ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं। इसके लिए क्या चाहिए बेटा? ट्रांसपोर्ट। क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट। अब रॉ मटेरियल को उद्योग तक लेके जाना है ना। अब वहां का रास्ता ही एकदम पूरा पता चला ट्रक से जा रहे हैं, ट्रक पलट गया, कहानी खत्म। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट। तो पढ़ेंगे हम लोग क्या? भारत में परिवहन। क्या पढ़ेंगे? भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्ट। तो 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होगा आपका। रेल ट्रांसपोर्ट, है ना, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक, उसको देखेंगे। अब परिवहन। अब इसके बाद आपका लोगों को पढ़ेंगे हम लोग। तो भारत में जनगणना, सेंसस 2011। ठीक, और लास्ट में आपका एक देखेंगे भारत में पाया जाने वाली जनजाति। क्या देखेंगे? जनजाति। ठीक, चलो इतना आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अब इसमें से देखोगे जी तो जो सबसे मेन है ना, जहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक, ये है आपका भारत का प्राकृतिक विभाजन। पेपर उठा के देख लेना, क्योंकि आप मेन किसी भी देश को जब आप पढ़ रहे हो, है ना, तो वहां का फिजिकल स्ट्रक्चर को यदि आप नहीं पढ़े तो उस देश का जानकारी आप इकट्ठा नहीं कर सकते। किसी भी देश को यदि कंट्री को जब आप पढ़ रहे हो तो उसको 2 तरीके से पढ़ा जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड करके। एक पॉलिटिकल पोर्शन होता है तो, और एक आपका क्या होता है? फिजिकल पोर्शन। तो ये सब जो है आपका फिजिकल पोर्शन में आता है, और इधर का जो है ये आपका पॉलिटिकल पोर्शन में आता है। ठीक, चलो ओके। तो यहां से मान के चलो बेटा क्वेश्चन आएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, उसके बाद यदि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये सब ऑप्शनल है, कभी आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, काफी ज्यादा चर्चा में है तो पूछ देगा जनरल अवेयरनेस के तौर पे। ठीक, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कृषि से। ठीक, अगर पूरे इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल यदि कोई टॉपिक है तो वो है आपका क्या? क्लाइमेट, जलवायु। अगर उसको एकदम खतरनाक क्वेश्चन पूछना है तो यहीं से उठाएगा। कहां से? जलवायु से, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत कम है, ना के बराबर। पूरा का पूरा क्या है आपका? कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट। तो जहां आपका दिमाग हिला वो यहीं फिलेगा। कहां पे? जलवायु पे। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया बहुत ज्यादा
तो यहीं से आएगा, बाकी सब में फैक्ट है। ओके, मान के चलो जलवायु से क्वेश्चन देगा ही देखो। ठीक, इधर खनिज, कहां से खनिज आते ही है। ओके, ये 3-4 टॉपिक हैं। अगर ज्यादा हुआ तो कभी कभी वो जनजाति से भी एक आध क्वेश्चन पूछ देगा, ये सब ऑप्शनल। अब मन किया उद्योग से पूछ दिया, मन किया ट्रांसपोर्ट से पूछ दिया, एक आध क्वेश्चन उठा लेगा। लेकिन जनरली देखा जाए तो एक खनिज वाला पोर्शन, जलवायु, प्राकृतिक विभाजन, एग्रीकल्चर, कभी कभी मिट्टी से भी वो क्वेश्चन पूछ देता है, वनस्पति से भी, ये सब ऑप्शनल। इधर 4-5 मान के चलो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है? ओके, चलो, तो इतना आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग देखेंगे आपका भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक, पानी वानी है क्या जी? चलो डालो हेडिंग, भारत की स्थिति एवं विस्तार। हो गया, देखो, तो सबसे पहले ये वाला चैप्टर में देखना है हमको कि भारत पृथ्वी में कहां पर है ना। देखो, आप लोग कहां रहते हो? भारत में रहते हैं, घर भारत में है, पृथ्वी डायरेक्ट पृथ्वी में है। अरे बिलासपुर में हो, सब यहीं लोकल हो, बाहर के हो, सब बाहर के हो, जिस भी जिले में रहते होगे, है ना। छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ है आपका? अरे कहाँ है छत्तीसगढ़? भारत में। भारत का एक आपका क्या है, राज्यों का संघ भारत, तो एक अभिन्न राज्य है कौन आपका? छत्तीसगढ़। तो हो गया। भारत कहाँ आता है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप कहाँ आता है? अरे पृथ्वी में होगा ना, 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7। तो 7 में से एक महाद्वीप कौन सा है? एशिया। तो वो तुम्हारा हो गया। तो महाद्वीप कहाँ? पृथ्वी। पृथ्वी कहाँ पे है? कहाँ है जी पृथ्वी? अंतरिक्ष, डायरेक्ट अंतरिक्ष पहुंच जाओगे, है। 6वीं कक्षा में पढ़े होगे सोलर सिस्टम। क्या पढ़े हो? सोलर सिस्टम। तो आपका पृथ्वी कहाँ पे है? सोलर सिस्टम, सौर मंडल पे। कहाँ पे है? सौर मंडल, है ना। सौर मंडल कहाँ पे है आपका? मत लिख बेटा, हाँ, KG1 से लिखते आ रही, कुछ याद है नहीं ना। कहाँ है सोलर सिस्टम? अरे सौर मंडल को ही सोलर सिस्टम बोलते बेटा। ठीक, डायरेक्ट अंतरिक्ष पहुंच गए। आकाश गंगा में। कहाँ है आकाश गंगा? हमारे आकाश गंगा क्या बोलते हैं? मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे, है ना। ठीक, आकाश गंगा कहां पे है बताओ? कहां है आकाश गंगा? नहीं मालूम जी? सोचो। हमारा जो आकाश गंगा है वो ब्रह्मांड में। कहां पे है? ब्रह्मांड, कॉस्मॉस बोलते हैं उसको। ठीक, और आकाश गंगा का समूह यानी ब्रह्मांड में हो, और ब्रह्मांडों का समूह कहलाता है बेटा आपका यूनिवर्स। क्या कहलाता है? यूनिवर्स। ओ मेन तुम्हारा अंतरिक्ष। ठीक, तो एक जहां तक अभी हम लोग देख चुके हैं वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहलाता है। उसके आगे जहां हम नहीं देख पाए वो नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहलाता है। तो यूनिवर्स में बहुत सारे कॉस्मॉस है, ब्रह्मांड। ठीक, उन्हीं ब्रह्मांडों में बहुत सारी आकाश गंगा है। आकाश गंगा में तारों का समूह होता है। ठीक है, तो एक तारा को देखें तो वो आपका कहलाएगा, एक तारे का बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगा है, उसी में से एक आकाश गंगा हमारा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे, दुग्ध मेखला, है ना। उसी आकाश गंगा में बहुत सारे तारे हैं, उसी में से एक तारा है आपका सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है, तारा है। ओके, और उसी ग्रह का, सॉरी तारे का, यानी हमारे तारे का नाम क्या है? सूर्य। उसका एक सिस्टम है, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। ठीक, तो 7 ग्रह हैं।
कितने ग्रह हैं? 7 है ना, सॉरी 8 ग्रह। कितना है? 8 ग्रह, ठीक। और वो 8 ग्रह क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमारा जो सौर मंडल है उसमें एक ही तारा है, वो है सूर्य, ठीक है। बहुत सारे तारे हमको दिखते हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं, ठीक। और वो जो 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसी में से एक ग्रह है, कौन सा आपका? तो आपका पृथ्वी। और पृथ्वी में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उसी एशिया महाद्वीप का जो साउथ ईस्ट मिडिल पार्ट है, साउथ और मिडिल पार्ट, दक्षिण मध्य भाग, उसी दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है आपका भारत। आई बात समझ में? ओके। तो पहले आपका देखेंगे क्या? पृथ्वी पे भारत का लोकेशन, उसके बाद हम लोग एरिया पे आएंगे, ठीक है। ओके, चलो। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार, ठीक। चलो, तो लोकेशन देखना है जी। क्या देखना है? लोकेशन किसका? भारत का। कहां पे? पृथ्वी पे। देखो, ठीक। ये आपकी पृथ्वी, ओके। ये उसका सेंटर हो गया। इसको 2 भाग में ऐसे बांटे, जब जलवायु पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा, अभी केवल नाम जानो, ठीक। ये 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, ओके। तो ये पृथ्वी को क्या किया है? भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ये नॉर्थ पोल होगा और नीचे क्या होगा? आपका साउथ पोल होगा। क्या होगा? साउथ पोल, ठीक। ओके, देखो, तो ये पृथ्वी को क्या किया? 2 भागों में बांट दिया, ठीक। तो ये उत्तर का भाग है और ये दक्षिण का भाग है। अब मान लो पृथ्वी को हम बोल रहे हैं कि एक प्रकार से पूरा गोल है, एक्चुअल में गोल है नहीं, बोल रहे हैं। तो गोले का आधा भाग हो गया ये, तो ये कहलाया गोलार्ध। कौन से हिस्से में है? नदन पार्ट में है, तो इसको हम लोग बोले उत्तरी गोलार्ध। क्या बोले? उत्तरी गोलार्ध। और ये सदन पार्ट में है, तो ये आपका कहलाया सदन हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है बेटा। तो हम लोग माने कि हमारा जो भारत है ना, वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं बोले। अब उत्तरी गोलार्ध में देखो, जैसे कि ये 0 डिग्री है ना, तो ये यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते पूरा 90 डिग्री तक गए। कहां तक गए हैं? 90 डिग्री तक, ठीक। वैसे ही नीचे से आए तो ये आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते कहां तक गए हैं? 90, ठीक। तो 90 अक्षांश रेखा आपको कहां देखने को मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध में। और 90 अक्षांश रेखा कहां देखने को मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक। देखो, अक्षांश रेखाएं क्या होती है? तो देखो, ये पृथ्वी का ये सेंटर है जी, ओके, ये, ठीक। तो पृथ्वी के केंद्र से ना, पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर ऐसे कोणीय दूरी लेंगे, तो ये कोणीय दूरी कितना हो गया? 1 डिग्री। कितना हो गया? 1 डिग्री, ठीक। अब इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही कहलाती है क्या? अक्षांश रेखा। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा, ठीक। अक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो ये 0 डिग्री, ये आपका क्या है? बेस है, बेस, ओके। इसको अक्ष माने, और इसी अक्ष से हम लोग क्या लिए हैं? अंश लिए हैं, यानी कि डिग्री लिए हैं, इसलिए ये होता है अक्षांश रेखा। क्यों कहलाता है? क्लियर है? तो ये 1 डिग्री हुआ। वैसे ही यहां से हम लोग गए, ये आपका कितना? 2 डिग्री। वैसे ही करते करते गए तो यहां पे पहुंचते हैं, तो ये आपका कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो 90 ऊपर होगा, सेम कहां पे होगा? 90 नीचे में होगा। आया बेटा समझ में? ठीक है, ओके। तो 90 90 कितना है? 180 है। ये अक्षांश रेखा है। तो हम लोग बोले कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। और बोल रहे कि उत्तरी गोलार्ध में ना, ये जो 2 अक्षांश रेखा देखने को मिल रहा है, ये इन दोनों के बीच में है। अभी नंबर को याद मत रखो, ओके। अभी केवल देखो कि वो कहां पे है, ऐसा। तो बोल रहे हैं कि इन दोनों अक्षांश रेखा के बीच में है भारत। अब इन दोनों अक्षांश रेखा के बीच में है वो तो ठीक है, लेकिन कहां पे है?
यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां इस एरिया में कहीं पे भी हो सकता है। तो सिर्फ अक्षांश रेखा से हम लोग किसी भी अर्थ में लोकेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब उसके लिए हमको चाहिए क्या? देशांतर रेखा। क्या चाहिए? देशांतर रेखा। ठीक, तो देशांतर रेखा क्या होता है? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाना है। तो अक्षांश रेखा के एकदम लंबवत, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, अक्षांश रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, देशांतर रेखा यानी कि देशों के बीच का अंतर। तो पूरे यदि पृथ्वी में हम लोग देखा जाए तो टाइम जो है ना वो इसी से डिसाइड करते हैं, तो बाद में देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है आपका क्या? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसको बोलते हैं हम लोग जीएमटी, बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? जीएमटी। ठीक, तो जीएमटी का इधर का भाग ना ये वेस्टर्न पार्ट होगा, ठीक, और जीएमटी के इधर का भाग ये ईस्टर्न पार्ट होगा। ओके, क्लियर? ठीक, तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है, लेकिन कहां पर है? तो 0 डिग्री के पूर्वी भाग पर है। कहां पर है? पूर्वी भाग पर। आई बात समझ में? तो बोले यहां पर है ऐसे, ये, ठीक, तो ये 0 डिग्री है जी, ये बेस है, बेस, ये क्या है? बेस। अब इसी के आगे जाओगे तो ये देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते ये पूरा पीछे भी घूमेगा, ऐसे पीछे। अब ये 2D डायग्राम है तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके पीछे भी होगा, फिर वो घूमते घूमते पीछे से फिर कहां आएगा? सामने। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। कितना है? 360। ठीक, तो जीएमटी के पूर्वी भाग पर है भारत। तो बोले भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहां पर है? तो बोलना उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर है। कहां पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक, पूर्वी उत्तर मत बोल देना, ठीक, तो लोकेशन उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक, ओके, तो उत्तरी गोलार्ध पे है, और उत्तरी गोलार्ध के किस हिस्से पर है? पूर्वी भाग पर है, ठीक है ना। पूर्वी गोलार्ध मत बोल देना, क्योंकि अक्षांश रेखाएं क्या कर रही हैं जी? पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रही है। तो गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, जबकि देशांतर रेखा जो है ना ये पृथ्वी को 2 बराबर भाग में नहीं बांट रही है। क्या बोला मैं? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा, वो देशांतर रेखा। वो कंप्लीट सर्कल नहीं बना रही है ना। अगर कंप्लीट सर्कल बनाती तो 2 भाग में बांट रहे क्या? नहीं। तो देशांतर रेखा जब हम बात करते हैं तो उसमें गोलार्ध का नाम हम लोग नहीं लेते, क्योंकि वो 2 बराबर भाग में नहीं बांटते। ठीक, तो बोलना कि उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग पर है, तो एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और उत्तर को पहले कभी भी जब डायरेक्शन की बात हो, आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, या तो साउथ लेते हैं या नॉर्थ लेते हैं। कभी भी आप लोग ऐसा सुने पश्चिम दक्षिण? नहीं, हमेशा दक्षिण पश्चिम ही सुने होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जो चुंबकीय प्रभाव है वो उत्तर से दक्षिण की ओर ही होता है। तो 2 पोल, एक आपका नॉर्थ और एक आपका साउथ, तो जो कंपास होता है उसमें जो कांटा होता है वो इसी की ओर ही मूव करता है, ईस्ट और वेस्ट की ओर मूव नहीं करता, इसलिए डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ को पहले लेते हैं। ओके, तो भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहां पर है जी? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर है। कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर, याद रहेगा। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग अक्षांश एवं देशांतर रेखा पे। ठीक, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है, तो पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सपांशन और देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन, ये देखिए। ठीक,
थोड़ा नीचे बनाना था, ये इरेज कहाँ से होता है ये? चलो शूज देखते हैं। तो पहला तो याद रखो कि कौन से गोलार्ध में है बोलेगा तो उत्तरी गोलार्ध, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में है बेटा भारत, तो वहां से जितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी सब कैसी होंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा। ओके, ये याद रहेगा। देखो यहां पे बोल रहे कहां गए हो? भारत कहां पे? उत्तरी गोलार्ध पे। तो यहां से जितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी सब कैसी होंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा। भले ही वो भारत के दक्षिण से गुजरे, भले वो भारत के बीचों बीच से गुजरे, भले वो भारत के उत्तर से गुजरे, क्योंकि पूरा का पूरा भारत जो है वो कहां पे है? उत्तरी गोलार्ध में। तो वहां से जितनी भी अक्षांश रेखा गुजरेगी सब कैसी होगी? उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना। ठीक, अब तो याद रखना कहां गए? अरे यहां से मैं जो भी अक्षांश रेखा गुजारूंगा सब कैसा होगा? उत्तरी अक्षांश रेखा। अब वैसे ही देशांतर रेखा की बात करें तो भारत जो है ये जीएमटी यानी देशांतर रेखा के किस भाग पर है? पूर्वी। इधर नहीं होता बेटा, या तो पूर्व बोलो या तो पश्चिम बोलो, इधर उधर नहीं, डायरेक्शन बोलते ना, या तो ईस्ट में है या वेस्ट में। ओके, तो कौन से भाग में है? पूर्वी भाग में। तो यहां से जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी सब कैसी होंगी? पूर्वी देशांतर रेखा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये देखो, भले वो भारत के पश्चिम से गुजरे, भले वो भारत के मध्य से गुजरे, भले वो भारत के पूर्वी भाग से गुजरे, सारी देशांतर रेखाएं कैसी होंगी? पूर्वी देशांतर रेखा। क्लियर? ठीक, चलो तो पहले देखते हैं अक्षांशी विस्तार, है ना। तो मान लो ये वाला भाग जी, ठीक, इसको मान लो ये नीचे लाइन, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 0 से ऊपर गए 1 2 3 4 5 6 करते 90 तक जाएंगे, है ना। तो यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी ये ऐसे, ये है बेटा आपका 8 डिग्री 4 मिनट नदन लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश। ठीक, ये यहां पे है ना जी, ये अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री है। 0 से आगे बढ़े 1 2 3 4 5 6 करते कहां तक पहुंचे? 8 डिग्री। ओके, अब 8 से आगे बढ़ोगे तो ये 23.5 और 23 से आगे बढ़े तो ये आपका 37। एक क्लियर है? ठीक, अब 8 डिग्री हुआ, ये नीचे में क्या है? इक्वेटर है 0 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 करते यहां तक आए, ये ऐसे। ठीक, तो ये है 23.5 डिग्री नदन लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये याद रखना है। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ, याद रहे। अब 23.5 से ऊपर चढ़ो, 23 24 25 26 27 28 29 30 करते हम लोग पहुंच गए कहां तक? ये ऐसे। ठीक, ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नदन लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश। आया समझ में जी? है कोई दिक्कत नहीं ना? तो भारत का अक्षांशी विस्तार बोलेगा ना तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश। याद रहेगा? है? यहां पे जाओगे ना तो ये ऐसे, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत का यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो भी भारत का ही हिस्सा है ना। लेकिन भारत का मुख्य भूमि नहीं। तो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत की मुख्य भूमि से भी नीचे, तो अलग है। इसका मतलब भारत का हिस्सा नहीं है क्या वो? है ना, भारत का यूनियन टेरिटरी है। तो इसको भी यदि हम लोग कंसीडर करें तो यहां से भी एक अक्षांश रेखा से पास होगा जी,
ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो देखो ये मान लो इक्वेटर 0 डिग्री होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला जो है ना 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्दर्न लेटीट्यूड। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर 6 के बाद देखो ऊपर गए 7, फिर 8। ओके, तो पूरे भारत की अगर बात करें तो पूरे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर वो ऐसे बोल रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो क्या बोलोगे? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, अगर बोले अब ये जो बच गया सारे राज्य इसी में है, बीच वाले भाग में, ये आपका मेन भारत है, मुख्य भूमि है, वो तो आपका द्वीप वाला भाग हो गया है ना। तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो 6 से 37, और भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो 8 से 37। ओके, ठीक, श्योर। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। किसकी? देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन। तो देशांतरी विस्तार ये देख लो, 0 डिग्री से चालू किए, ये क्या है? 0 डिग्री, जीएमटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीएमटी। तो 0 से स्टार्ट किए तो इधर आओगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते यहां पहुंचे, फिर यहां पे पहुंचे। ओके, तो मान लो ये आपका 0 डिग्री ये जीएमटी है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, ठीक। अब इससे आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 करते करते आगे पहुंचे, तो ये है आपका ऐसे, ये यहां पे आ गए, ठीक। ये 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा? पूर्वी देशांतर। क्या होगा? क्योंकि पूरा का पूरा भारत कहां पे? पूर्वी भाग में है, तो वहां जितना भी देशांतर रेखा पास होगा सब कैसा होगा? पूर्वी देशांतर। तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर रेखा। ओके, अब 68 से आगे बढ़ो, 68 69 70 80 करते करते यहां पहुंचोगे, ये ऐसे। ये है बेटा आपका 82.5 डिग्री। कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी कि पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री। इसी बोलते हैं हम लोग आईएसटी। क्या बोलते हैं? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। ओके, उसको भी देखेंगे क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताऊंगा उसको। तो 82.5 हुआ। अब आगे बढ़ो, 82 से 83 84 85 86 करते करते यहां पे जब पहुंचोगे ये, ठीक, तो ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक होगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, तो ये भारत की स्थिति, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ओके, लिखो। और पहले लिखो भारत की स्थिति पृथ्वी पे। लिखना पहला पॉइंट, भारत पृथ्वी में उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, ठीक। ओके, अब लिखो अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सपांशन, अक्षांशीय विस्तार। तो लिखना 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से
37°6' उत्तरी अक्षांश। ठीक, देखो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8°4' से लेके 8°4' पूर्वी देशांतर से लेके उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश। ठीक, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब लिखो बेटा देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन। तो 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर। ठीक, हो गया। तो ये क्या है आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक, अब वो जो मैं देखो लिखा है आपको 23.5° उत्तरी अक्षांश, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक, तो कर्क रेखा भी अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखा से बेटा हम लोग करते हैं जलवायु का निर्धारण। किसका निर्धारण करते हैं, जलवायु का निर्धारण, पढ़ेंगे उसको भी बाद में। तो अक्षांश रेखा में एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा है कर्क रेखा। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जब आप जाओगे तो वहां पे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ये मान लो ये आपका मकर रेखा है, ये क्या है, मकर रेखा। ठीक, तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीन मेन आपका क्या है, लैटिट्यूड। ठीक, तो इसमें चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो यहां से मकर रेखा तो गुजर नहीं रही है, भूमध्य रेखा भी नहीं गुजर रही, यहां से क्या गुजर रही है, कर्क रेखा। तो पहला चीज याद रखना, क्या भूमध्य रेखा भारत से गुजरती है, तो बोलना नहीं। अब नहीं गुजर रही है तो भारत का जो अंतिम छोर है ये वाला, ठीक, वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है। तो मान लो ये भूमध्य रेखा है 0° और ये कितना है आपका 6°। तो दोनों के बीच में 876 किलोमीटर का अंतर है बेटा, ये याद रखना। कितने किलोमीटर का, 876 किलोमीटर। तो भारत का जो अंतिम छोर है वो वाला ना, ठीक, उसको भी देखेंगे अभी। उसका भूमध्य रेखा से दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर, याद रहेगा। तो भूमध्य रेखा से दूरी हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा ये क्या करता है, भारत में जलवायु का विभाजन। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक, और भारत को दो भाग में बांट रही है। तो इधर का टेम्परेचर अलग, उधर का टेम्परेचर अलग। ठीक, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बोलना 8 राज्य। कितने राज्य, 8 राज्य। ठीक, तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरेगा, तो ये गुजरात है। क्या है, गुजरात। ठीक, यहां पे गुजरात के बाद याद रखना राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ओके, ठीक। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है, तो सर्वाधिक लंबाई याद रखना, मैक्सिमम लेंथ कहां पे है, एमपी। कहां पे, एमपी। मिनिमम लेंथ ये आपका कहां पे, राजस्थान पे। कहां पे, राजस्थान। ठीक, जैसे देखोगे ठीक, तो ये आपका राजस्थान हो गया। इधर से ऐसे जाओगे ये गुजरात हो गया,
ये एमपी और ये आपका छत्तीसगढ़, और यहां से जाओगे तो ये आपका झारखंड और ये यूपी है ना। तो हमारा जो कर्क रेखा है वो ऐसे करके पास हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो सर्वाधिक लंबाई जो है वो कहां पे, मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में बस इतना है थोड़ा सा। तो सबसे कम लंबाई जो है वो कहां पे है आपका राजस्थान, सर्वाधिक लंबाई कहां पे है आपका एमपी में, ठीक। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची, ठीक, एक कर्क रेखा पे है। कहां पे है, कर्क रेखा। तो किस राज्य की जो राजधानी है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो झारखंड की राजधानी जो है वो कहां पे स्थित है, कर्क रेखा पे, याद रहेगा। अब उसके बाद एक गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर ये कर्क रेखा के सबसे पास का स्थित शहर है, नियरेस्ट सिटी है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ठीक। तो ये दोनों याद रखना, कर्क रेखा में स्थित राजधानी रांची झारखंड की, कर्क रेखा के स्थित पास का शहर, सबसे पास का शहर कौन सा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो ये आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। लिखो कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक। पहला गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, एमपी के बाद सीजी, ठीक, सीजी के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक। लिखो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एमपी में, मैक्सिमम लेंथ कहां पे, एमपी। ठीक, न्यूनतम लंबाई राजस्थान में, ठीक। फिर लिखो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक। उसके बाद लिखना गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे पास का शहर है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा के बाद आते हैं हम लोग किस पे, तो आईएसटी। माकर रेखा कहां जाएगी बेटा, मानक रेखा बोल रही है, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं हम लोग किस पे, आईएसटी पे। किस पे, आईएसटी। तो किसको बोलते हैं आईएसटी, देखो ये भी याद रखना ना, डिग्री भी। जैसे कर्क रेखा किसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा बोलते हैं। वैसे ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या बोलते हैं हम लोग, आईएसटी, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक। तो आईएसटी को जानने से पहले पहुंचो थोड़ा जीएमटी के पास। कहां पहुंचो, जीएमटी। देखो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, ये सब बेटा इमेजिनरी लाइन है,
ऐसा नहीं कि पृथ्वी में चूना लेके हम लोग पहुंच गए थे खींचने के लिए, ये सब काल्पनिक रेखा है। ग्लोब देखे हो ना ग्लोब, तो उसमें जो लाइंस दिखते हैं वो ऐसा पृथ्वी में कोई लाइन नहीं। जो गूगल में जो आप अर्थ देखोगे नॉर्मल है ना, जिसमें नीला नीला पानी का दिखेगा, हरा हरा तुम्हारा पृथ्वी का दिखेगा, मतलब महाद्वीपों का। एक्चुअल में पृथ्वी वैसे दिखती है, वो जो लाइन लाइन है वो सब इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं है ना। पहले के जमाने में क्या होता था, आदमी स्थल के रास्ते से जमीन से क्या करता था, ट्रेवल करता था, घोड़ा रथ पैदल, ठीक। फिर उसके बाद वो क्या किया, समुद्री मार्ग में जहाजों के माध्यम से क्या करने लगा, आने जाने लगा। फिर दूर तक जाने के लिए फिर वो लोग नक्शा तैयार किए। क्या तैयार किए, नक्शा। तब तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, घोड़ा दौड़ो मारो निकलो, जहाज चलो हवा की तरह से। लेकिन अब यात्रा करना था कहाँ पे, हवाई जहाज में, हवाई सफर करना है, तो ऊपर कोई नेशनल हाईवे नहीं है ना, न ही कोई जल मार्ग है कि चलो यहां से शुरू किए नक्शा से हवा चला तो इधर मोड़ लो उधर चल दो, ऐसा। तो जब आपको एयरवेज का बताना है, जैसे हमारे यहाँ बोले जमीन में नेशनल हाईवे है, वैसे ऊपर में एयरवेज भी, लेकिन वो दिखता नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि वहां पे अलग से रोड बना दिए, ऐसा नहीं। तो जब हम लोग हवाई यात्रा की बात करें, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हमको जाना है, ठीक है, मिसाइल दागना है। अब बोले हमारा दुश्मन कौन, बोले हालांकि कोई दुश्मन नहीं होता है, लेकिन बोल देते हैं है ना, बोले कौन, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में तुमको मिसाइल गिराना है, अब तुम पाकिस्तान में गिरा रहे हो, गिर गया वो अमेरिका में, तो परसों हम लोग को खत्म कर देगा वो, है ना, तो ये लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। तो भैया जिस जगह को आप टारगेट कर रहे हो उसी जगह में क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। तो पता कैसे चलेगा, तो इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए अक्षांश और देशांतर ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई है ना। जैसे कि मान लो मुझे इस पॉइंट को पकड़ना है, जैसे ये देशांतर रेखा और ये आपका अक्षांश रेखा, तो बोले इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, बोले मिसाइल गिराना है, ठीक है। तो बोले ये दो देशांतर रेखा को पकड़ो और ये दो अक्षांश रेखा को पकड़ो, तो ये वाला जगह आपका फिक्स हो जाए। इसलिए क्या किए थे, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम लोग निर्मित किए पृथ्वी पर, किसी भी जगह को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ये जो 0 डिग्री है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहां पे ब्रिटेन है जी, इंग्लैंड है ना, क्या है, इंग्लैंड। इंग्लैंड में लंदन, और वहीं पर एक शहर है, नाम है उसका ग्रीनविच। क्या नाम है, ग्रीनविच। तो वहीं पर रॉयल वेधशाला है, वहीं पे सारा चीज डिसाइड किया गया था, ऐसे ऐसे करना। ये अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा। तो ये जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो उसी ग्रीनविच शहर से सबसे पहले क्या होता है, पास होता है। इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। अब मानक रेखा इसलिए बोलते हैं, मानक समय रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे विश्व का जो टाइम डिसाइड होता है वो इसी को आधार मान के किया जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको विश्व का मानक समय। आप लोग मोबाइल वगैरह में देखना, जो टाइम जोन रहता है वो IST दिखाएगा, लेकिन कंपैरिजन किससे करता है, वो GMT से, है ना, देखे होंगे आप लोग। तो पूरे विश्व का मानक समय रेखा इसी को माना जाता है। चूंकि वो ग्रीनविच शहर से सबसे पहले गुजर रहे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। आई बात समझ में? अब देखो ये आपका IST है जो भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हालांकि एग्जाम में कैलकुलेशन वगैरह नहीं आएगा बेटा, है ना। देखो पृथ्वी एक राउंड पूरा कितने घंटे में घूमता है, 24 घंटा। अरे पूरा एक राउंड घूमे 24 घंटे ना, 12 घंटे एक दिन 12 घंटे का रात, हालांकि कभी कम ज्यादा होता है, उसको बाद में देखेंगे। तो 24 घंटा में पूरा एक राउंड घूम जा रहा है, ठीक। और एक राउंड घूमने में वो कितना डिग्री घूम रहा है, मान लो पृथ्वी गोला है बोले, तो 360 डिग्री लगभग वो पूरा एक राउंड होगा, और 360 का आधा कितना, 180। तो हमको पूरा एक राउंड घुमाना है, तो कितना घुमाएगा वो, 360। तो 24 घंटा एक राउंड में, और एक राउंड में कितना डिग्री, 360 डिग्री। ओके, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा उसको, तो 24 घंटा बटे 360 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा,
अरे होगा कि नहीं जी? गणित स्कूल गए हो, कैलकुलेशन, बोले सर पक्षांतर कैसे हो गया, अब यहां गणित पढ़ाने नहीं बैठूंगा। ठीक है, अब 1 डिग्री निकालना है हमको 24 घंटा। अब इसको मिनट में बदलोगे जी, तो मिनट में बदलोगे तो क्या करते हैं, 60 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिनट हो जाएगा। तो ये शून्य से शून्य गया, 6 कम 6, 6 छक्का 36, है ना, उल्टा हो गया, 6 चौक 24। तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट ले रहा है वो, 4 मिनट। ओके, ठीक है। मान लो बेटा ये आपका 0 डिग्री, फिर ये 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, पूर्व की ओर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ये कितना हो गया 3 डिग्री, ये कितना हो गया 4 डिग्री। और सूर्य कहां से निकलता है, कहां से निकलता है जी सूर्य? जब से पैदा हो गए तब से देख रहे हैं पूर्व से निकलता है ना। सोचने में पड़ गए थे इसमें कहां से निकल रहा है, कभी 5-6 बजे उठना दिख जाएगा, है ना। तो हालांकि वो निकलता नहीं है, पृथ्वी घूम के उसके सामने आ जाती है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि सूर्य निकल रहा है, सनराइज हो रहा है। तो पूर्व से निकलेगा तो पूर्व से इधर की ओर पहले सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो पृथ्वी घूमेगी तब तो सूर्य के सामने आएगी। मान लो ये हिस्सा आपका किसका, ये आपका सूर्य है, ठीक है ना, ये आपका सूर्य है ना। अब ये वाला हिस्सा जो सूर्य के सामने आया ऐसे, यहां पे दिन होगा, ठीक, प्रकाश पड़ेगा। ये कितना डिग्री है जी, 97 डिग्री है। तो ये वाला यहाँ पे जो लाइन होगा वो कितना होगा, 96 होगा। कितना होगा, 96। तो मान लो ये आपका 96 डिग्री है, ये कितना है 96 डिग्री, ठीक। तो ये वाले हिस्से और ए वाले हिस्से के बीच में कितने मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर, अभी निकाल के देखें हम लोग, 4 मिनट। तो अभी ये जो हिस्सा सूर्य के सामने है ये घूम के कहां जाएगा, पीछे। तो ये 96 डिग्री वाला हिस्सा किसके सामने आएगा, सूर्य के। तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा लाइट बढ़ेगा, प्रकाश होगा। फिर 96 पहले क्या होगा, 95। फिर 4 मिनट बाद 96 वाला जो है वो घूम के पीछे जाएगा, तो 95 वाला क्या होगा, सूर्य के सामने आएगा। तो हर 4-4 मिनट में पृथ्वी 1-1 डिग्री क्या हो रही है, घूम रही है। तो जो हिस्सा पहले सूर्य के सामने आएगा वहां पे दिन पहले होगा, जो हिस्सा बाद में सूर्य के सामने आएगा वहां पे दिन बाद में होगा। पूर्व वाले भाग में सूर्य का प्रकाश पहले पड़ेगा तो दिन वहां पे पहले होगा, पश्चिम वाले भाग में सूर्य का प्रकाश बाद में पड़ेगा तो वहां पे बाद में दिन होगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पूर्व वाले भाग पर सूर्य का प्रकाश पहले पड़ता है और पश्चिम वाले भाग पर बाद। और पूरे पृथ्वी में देखें तो सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है, जापान। तो वहां पे सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए जापान को क्या बोलते हैं, उगते हुए सूरज का देश बोलते हैं। सब बचपन में लूसेंट में जीके, है ना, लड़का खेलवाड़ी वाला क्वेश्चन है, ये सब आते रहता था, ठीक। वैसे ही भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा, ये 97 डिग्री वाला, ये वाला। तो भारत में सबसे पहले सूर्य, और ये अरुणाचल प्रदेश, तो भारत में सबसे पहले सूर्य इसी क्षेत्र पर उगता है, ये वाला हिस्सा सूर्य के सबसे पहले आता है। फिर 4 मिनट बाद ये घूम के थोड़ा सा पृथ्वी घूमेगी तो ये वाला हिस्सा आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो इधर दिन बाद में होगा, इधर दिन पहले होगा। 4-4 डिग्री क्या होगी, पृथ्वी घूमेगी, तो इधर का 1-1 डिग्री क्या होते जाएगा, सूर्य के सामने आते जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? आप देखो ये कितना है, 68, 80 नहीं बेटा 68 है। ये कितना है, 97। तो दोनों को घटाओगे ना तो लगभग लगभग आपका 29 के आसपास आएगा। 97 में 68 को घटा दो, ठीक, तो लगभग 29 के आसपास आता है। लेकिन वहां पे देखो 7 मिनट भी कंसीडर किया, वहां पे आपका 25 मिनट भी कंसीडर किया। तो अगर जब उसको आप जोड़ते हो 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाते हो तो लगभग लगभग 30 देशांतर रेखा आता है। कितना, 30। ओके, तो बोलेगा कि भारत से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती, तो 30।
68 वाले को भी गिनना है, 97 वाले को भी गिनना है। तो वहां से लेके वहां तक भारत से कुल 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है, नंबर को याद रखना। ठीक, 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर? 4 मिनट का। तो 30 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होगा? 100, अरे गुणा करो ना जी, 120 है ना। ये देखो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है, जैसे ये 0 डिग्री है ना, ये 4 मिनट, ये 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट। तो भारत से कितना डिग्री पास हो रहा है? 30। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, तो 30 डिग्री में 120 मिनट का अंतर। और 120 मिनट बराबर कितना होगा? 2 घंटा। कितना होगा? 2 घंटा। ठीक, याद रहेगा। तो देखो यहां से लेके यहां तक कितना देशांतर रेखा है? 30। तो समय का अंतर कितना हो रहा है? 2 घंटा। तो वहां से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के बीच में कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का। आई बात समझ में? अब देखो सूर्य का प्रकाश पहले कहां पे पड़ रहा है? अरुणाचल प्रदेश वाले साइड में है ना, तो वहां पे दिन पहले होगा। तो मान लो अगर यहां पे बेटा बजा दो 6 सुबह, अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा मतलब क्या हो गया? दिन हो गया कि रात होगा? दिन होगा ना। अब तुम लोग 12 बजे उठते होगे, तुम लोग नहीं पता, उठ जाते हो जी 6 बजे है। कितने बजे से आते हो? 8 बजे है ना, उठ ही जाते होगे। नहीं तो कई लोग ऐसे रहते हैं, क्लास कितने बजे? 8 बजे, वो उठेगा कितने? 7:45 में, भागा भागा दौड़ा दौड़ा आएगा। होता है, लड़कों के साथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कितना बज रहा है? 6। यही है, पास में ही रहते होगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे प्रकाश पड़ा, हम लोग मान लेते कितना बज रहा है? 6। यहां से यहां तक में कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का। तो यहां कितना बजना चाहिए? 8 बजे बेटा, एकदम। इसीलिए बोलते हैं रोज सुबह जल्दी उठा करो। कैसे 8 बजेगा जी? अभी थोड़ा सोचो, अभी जब सूर्य का प्रकाश वहां पड़ रहा है 6 बजे, तो यहां उसी टाइम कितना बजेगा? 6 बजेगा पक्का। कितना बजेगा? नहीं समझ में आया? सुनो बेटा, अभी बता रहा हूं, एक एक चीज को पहले समझो। कितना बजेगा? 4 मान लो। क्यों? क्योंकि यहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ा है। अभी समझो कि हमारे पास घड़ी नहीं, अभी हम लोग किसको टाइम मान रहे हैं? प्रकाश को। पहले जमाने में जब घड़ी नहीं होता था तो किससे टाइम डिसाइड होता था? लाइट से, है ना। तो मान लो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ा, तो यहाँ पे दिन हुआ है। यहाँ कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। तो यहाँ लाइट पड़ा है, तो यहाँ लाइट पड़ेगा क्या? नहीं, यहाँ पे लाइट 2 घंटे बाद पड़ेगा। मतलब जब यहाँ पे दिन है, यहाँ के लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, यहाँ के लोग खटिया डाल के सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है। समझ में आया बेटा क्या बोला मैं? पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य घूमेगा, तो पश्चिम वाला भाग सूर्य के साथ, सूर्य वहीं पे है ना। हालांकि सूर्य भी घूमता है, लेकिन उसके तुलना में हमको पता नहीं चलता है कि बोले पृथ्वी क्योंकि पूरा घूम जा रही है। सूर्य एक राउंड पूरा 27 दिन में घूमता है, और पूरा आकाश गंगा चक्कर वो लगभग 1 करोड़ साल में लगाता है। ठीक, तो हमको दिखता नहीं। अभी हमको पृथ्वी घुमाना है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी 1 डिग्री में 4 मिनट। तो यहां पे जब सूर्य का लाइट पड़ेगा ना बेटा, तो इस वाले भाग को सूर्य के सामने आने में 2 घंटा और लगेगा। तो जब यहां पे उजाला होगा तो वहां पे क्या होगा? अंधेरा होगा। तो मान लो सुबह यहाँ पे 6 बज रहा है, तो वहां पे कितना बज रहा होगा? 4, क्योंकि अंधेरा है। ठीक, तो यहां बीच में मान लो कितना बज रहा होगा? 5। 2 घंटे का अंतर, और ये बीचों बीच से जा रहा होगा तो आधा, 1 घंटा इधर और 1 घंटा इधर। तो यहां पे दिन होगा, यहां पे एकदम हल्का सा थोड़ा सा उजाला होगा, यहां पे एकदम कुलूप अंधियार होगा, अंधेरा 4 बजे। ठीक है, समझ गए? अब ये केवल भारत के साथ नहीं बेटा, हर देश के साथ होता है।
क्योंकि हर देश से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं, तो हर देश में एक ही समय पे अलग अलग आपका टाइम हो जा रहा है। कहीं पे उजाला है तो उन लोग उठ गए, इधर अंधेरा है तो इन लोग सो रहे हैं। अब बोले तो उधर उजाला है मतलब सुबह 6 बज गए, इधर अंधेरा है मतलब शाम रात के 4 बज रहे, बोले शाम सुबह का। तो एक ही देश में अलग अलग समय हो जा रहा है। अब बीच वाले समझ में नहीं आ रहा कि मैं उठूं कि सो, मॉर्निंग वॉक में जाऊं कि थोड़ा चद्दर और डाल लूं कह के, ये बड़ा तकलीफ। तो उसी का समाधान करने के लिए लोग निकाले, ये सब मीटिंग वही हुआ था रॉयल वेडसाला। बोले जो देशांतर रेखा उस देश के बीचों बीच से गुजर रही है, उसे ही उस देश का क्या मानो मानक समय मानो। तो वहां पे जो टाइम होगा उसे ही पूरे देश का समय माना जाएगा, भले दिन हुए रहे या ना हुआ। आई बात समझ में? तो बोले ये वाले हिस्से पे देखो, मान लो कितना बजा रहे हैं हम लोग यहाँ पे 5, तो ये वाला हिस्सा जब सूर्य के सामने आया, ठीक, तो हम लोग बताए मान लो यहाँ पे ये हिस्सा सूर्य के सामने आया, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य उदित होता है तो हम लोग मान लेते हैं 6 बजे उदित होता है, ठीक है। तो ये हिस्सा सूर्य के सामने आया तो यहाँ पे दिन हुआ, लेकिन यहां तब तक तो दिन क्या हो गया है, चढ़ गया है। तो बोले उस हिसाब से तो यहाँ पे क्या बजना चाहिए, 7 बजना चाहिए। क्लियर? तो बोले नहीं बजाएंगे, कितना बजाएंगे, 6 ही बजाएंगे। अब वैसे जब ये हिस्सा सूर्य के सामने नहीं आया है तो 1 घंटा पीछे करो तो बोले यहाँ कितना बजना चाहिए, 5, क्योंकि दिन नहीं चढ़ा है वहां पे, यहाँ पे चढ़ गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा चढ़ गए, यहाँ पे चढ़ा ही नहीं है। तो बोले यहाँ 4 बज रहे, बोले नहीं 4 नहीं, कितना बजाएंगे, 5, सब जगह 5 बजेगा। बोले भले दिन चढ़े या दिन नीचे, जो इस वाले टाइम पे होगा समय, मतलब इस वाले देशांतर रेखा में समय होगा, उसे ही पूरे देश का समय माना जाएगा। आई बात समझ में? तो मान लो 6 बजे, यहां 6 बज रहा है तो यहां पे भी 6 बजेगा, यहां पे भी 6 बजेगा। लेकिन 6 बजे यहां पे दिन जब उगेगा, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उस समय यहां पे जो 6 बज रहा होगा वहां पे दिन क्या हो जा रहेगा, बढ़ जा रहेगा। समय वही रहेगा, सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहेगा। यहां पे 6 ही बज रहा है, लेकिन यहां पे 6 बजे क्या रहेगा बेटा, अंधेरा रहेगा, एकदम प्रकाश वहां पे चढ़ा नहीं रहेगा। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? ठीक। तो इसलिए जो देशांतर रेखा उस देश के बीचों बीच से गुजरती है उसे क्या मानते हैं, मानक समय मानते हैं। यहां पे सूर्य के प्रकाश से कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भारतीय मानक समय रेखा। जो यहाँ पे टाइम होगा उसे ही भारत देश का समय माना जाएगा। आई बात समझ? उधर मत देखो जी, मैं इधर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो ये यूपी है, तो याद रखना आईएसटी जो है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है जी। कितने राज्यों से? 5। ओके, ये यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी इधर है, सीजी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य से गुजरेगा। देखो यहां पे समझ में नहीं आएगा, ये देखो ये ऐसे करके ना देशांतर रेखा। चलो ये छत्तीसगढ़ फिर से बनाना पड़ेगा, चलो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो ये आपका छत्तीसगढ़ ऐसे, ठीक, ये यूपी, ये उड़ीसा और इधर ये आपका आंध्र प्रदेश है ना। तो आपका जो आईएसटी है वो ऐसे जाएगा, ये यूपी है ना, यहां से ले लो, ये एमपी वाला भाग, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। तो यूपी 1, यहां पे एमपी थोड़ा सा ना 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और 5 आंध्र प्रदेश। क्लियर? 5 राज्यों से होकर गुजरेगा कौन आपका, तो आईएसटी, ठीक। यूपी में यहां पे जगह का नाम है बेटा नैनी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निकट ये आपका क्या है, नैनी है ना। कुछ किताबों में मिर्जापुर लिखा रहता है, लेकिन वो यूपी बिहार वाले लोग ज्यादा मानते हैं उसको, इधर हम लोग नैनी को ही लेते हैं, ठीक है ना, उसी के पास पड़ता है। तो नैनी से सबसे पहले आईएसटी क्या होता है, पास होता है। तो नैनी में जो टाइम होगा उसे ही पूरे भारत देश का समय माना जाता है। आई बात समझ में? ये आपका क्या है, आईएसटी।
क्या है IST। आप बोलना सर ये ऐसा सीधा सीधा, अरे ऐसा खड़ा रेखा नहीं है वो, और ना ही आपका ये रेखा भले बोलते हैं, ये सर्कल है, सर्कल अक्षांश रेखा, और देशांतर रेखा ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे बेंड है ना ऐसे, ओके, ऐसा उसको सीधा रेखा मत मान लेना, ठीक। चलो लिखो IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, IST भारतीय मानक समय रेखा। ठीक, तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य से? 5। यूपी, यूपी के बाद कहां जाएगी? MP, MP के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक, नोट करके लिख लो। उत्तर प्रदेश के नैनी के, उत्तर प्रदेश के नैनी के समय को पूरे भारत का मानक समय माना जाता है। उत्तर प्रदेश के नैनी के समय को ही पूरे भारत का मानक समय माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले है ना वहीं से पास होता है वो। ठीक, चलो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना कि सर 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, वो समय को मत देखो। आप किसको देखो कि कहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा हो रहा है, कहां पे कम हो रहा है ना। आप ऐसे कैलकुलेट करते मत बैठे रहा सर 7 बजाएंगे तो यहाँ 6 5, ऐसा कोई मतलब नहीं। ठीक, तो ये आपका क्या है? IST। कल IST और GMT दोनों के बीच में आपका क्या देखेंगे? तुलना देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके बाद बाहर बाहर घूमेंगे, फिर आएंगे हम लोग स्टेट पे। ठीक है, श्योर। कोई दिक्कत? समझ में आया जी? है, चलो ठीक, थैंक यू, मिलते हैं।